एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप कि आप मेरी डीपीपी सीरीज को जरूर फॉलो कर रहे होंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या है, एक सोलेनॉइड ए है जिसमें 20 टर्न्स है एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ है। सोलेनॉइड बी है जिसमें 50 टर्न्स है एंड 50 सेंटीमीटर ही लेंथ है। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में से कौन सा वाला प्रोड्यूस करेगा? सोलेनॉइड ए, सोलेनॉइड बी, नथिंग कैन बी सेड एंड बोथ विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सोलेनॉइड ए में कितने टर्न्स हैं? 20 टर्न्स हैं इसके अंदर। और जो सोलेनॉइड बी है उसके अंदर कितने टर्न्स हैं? 50 टर्न्स हैं। तो जिस वायर में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज सोलेनॉइड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet is moved between the two coaxial coils A and B as shown in figure। तो एक बार मैग्नेट है जो इस कोएक्सियल कॉइल्स में मूव कर रही है A and B। The end planes of two coils facing the magnet due to induction will behave। तो जो एंड प्लेन्स हैं दो कॉइल के वो फेस कर रहे हैं, वो मैग्नेट जो है वो फेस कर रहे हैं उस तरफ, ड्यू टू द इंडक्शन की वजह से वो किस तरीके का बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल इन बोथ द कॉइल्स ए एंड बी, क्या नॉर्थ पोल्स क्रिएट हो जाएंगे ए एंड बी के अंदर? साउथ पोल इन बोथ द कॉइल्स ए एंड बी, क्या साउथ पोल दोनों के अंदर क्रिएट हो जाएंगे? नॉर्थ पोल ए के अंदर एंड साउथ पोल बी के अंदर, या फिर साउथ पोल ए के अंदर एंड नॉर्थ पोल बी के अंदर? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर वो किस वजह से हुआ है? चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस तरीके से हुआ है कि वो उस चेंज को क्या करने की कोशिश करेगा, ये पोज करने की कोशिश करेगा जो कॉज प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर यहाँ पे साउथ पोल है, अगर ये कॉइल को हम ऐसे मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा? तो साउथ पोल ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस चेंज को वो क्या करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो प्रोड्यूस हुआ है उसको वो पोज करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो दूर ये कब भगेगा कि जब ये यहाँ पे ये साउथ पोल है मैग्नेट का और इस कॉइल के अंदर भी कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो जो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस हो रहा है बिटवीन द ए कॉइल का और मैग्नेट का वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उस केस में वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो वो उस कॉज को क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो गया, साउथ पोल क्रिएट हो गया। तो बी में कौन सा हो जाएगा, ए में तो साउथ पोल हो गया, तो बी में भी कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये इससे क्या थी, दूर जा रही थी, यानी कि जो बी कॉइल से ये जो मैग्नेट थी वो दूर जा रही थी। दूर कब जाती है, जब ये पोल्स कैसे हो, ऑपोजिट हो। तो इसीलिए दोनों में कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साउथ पोल इन बोथ द कॉइल्स ए एंड बी, दैट इज इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। Next question, choose the correct directions of magnetic fields in first, second, third and fourth quadrants। तो ये चार क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं हमको क्या बताना है यहाँ पे कि कौन सी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो सबसे पहले देखें तो हमारा क्या है, ये एक दोनों जो हैं वो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, राइट। तो जब स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो हम वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, ऑलराइट।
तो हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। ये क्या है, हमारे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना जिस साइड करंट फ्लो कर रहा है उस साइड क्या रखना है, हमको अपना थंब रखना है, और जिस साइड फिंगर्स कर्ल करेंगी यानी कि इस डायरेक्शन में, तो पहले इस डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो थंब है वो करंट को बताता है, और जो कर्लिंग फिंगर्स है यानी कि ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। तो हम यहाँ पे मान के चले रहे हैं कि ये जो, अगर मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट इज़ वो कहाँ जाएंगी, आउटसाइड जाएंगी, और अगर मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो कहाँ जाएंगी, पहले इनवर्ड जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी कि यहाँ पे देखिए, तो पहले जो है वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इस साइड जा रही है अंदर, और फिर इधर आ रही है बाहर। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, पहले इनवर्ड है तो दैट इज मैंने क्रॉस लगा दिया, इधर भी क्रॉस लगा दिया हमने, राइट। अब यहाँ से इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ में ये दोनों क्रॉस लग जाएंगे क्योंकि एक ही कंडक्टर है। अब बाहर की तरफ आ रही है दैट इज यहाँ पे आउटसाइड आ रही है, तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ऑलराइट, ये हमारी हो गई इनवर्ड और ये हो गई हमारी आउटवर्ड। अब हम बात करते हैं इस वाले कंडक्टर की, यानी कि ये नेक्स्ट कंडक्टर जो दे रखा है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो जब हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अपना क्या रखेंगे, थंब को रखेंगे। जब हमने थंब को रखा यहाँ पे, और ये क्या है हमारा कर्लिंग फिंगर्स है, तो थंब जो है वो तो इस साइड डायरेक्शन दे रहा है, और ये कर्लिंग फिंगर्स जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, पहले इनवर्ड जा रही हैं, और इस साइड से देखें अगर हम तो आउटवर्ड आ रही हैं। तो यहाँ पे अब कौन सा है, इनवर्ड है, दैट इज क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी ये क्रॉस बन जाएगा, और इधर से बाहर आएंगी तो ये क्या हो जाएगा, डॉट बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस साइड के लिए बात करें, दैट इज सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करें, तो यहाँ पे पहले कहाँ गई है, इनवर्ड गई है, दैट इज क्रॉस गई है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे बात करें हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या हुई है, आउटवर्ड आई है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे ये दोनों जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे मे बी इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे दोनों कैसी हैं, आउटवर्ड है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें वही सेम, मे बी इनवर्ड और आउटवर्ड। एंड अगर हम फोर्थ की बात करें तो कैसी होंगी, ये इनवर्ड होंगी। ऑलराइट, तो ये दोनों जो होंगे आपस में, ये दोनों ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, ये कैंसिल कर देंगी। ये भी क्या कर देंगी, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। लेकिन वहीं अगर हम इनकी बात करें तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगी। और सिमिलरली ये वाली भी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनका सम हो जाएगा राइट हैंड रूल अप्लाई करके। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, क्या फर्स्ट और सेकंड इनवर्ड है, क्या फर्स्ट और सेकंड यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इनवर्ड है, नो। ऑफ क्या थर्ड और फोर्थ को हम नहीं बता सकते, फॉल्स, ये गलत है। नेक्स्ट, क्या सेकंड फर्स्ट और थर्ड इनवर्ड है, क्या फर्स्ट और थर्ड इनवर्ड है, मे बी इन मे बी आउट, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ इनवर्ड है, तो ये फोर्थ वाली जो है वो इनवर्ड है, ये ट्रू। एंड सेकंड आउटवर्ड है। और थर्ड और फर्स्ट यानी कि फर्स्ट और थर्ड का हम नहीं बता सकते, चाहे वो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper wire ring is suspended vertically on bringing a bar magnet towards ring, the ring will। तो एक कॉपर वायर रिंग को सस्पेंड किया गया है वर्टिकली। ये एक रिंग है जो किसकी है, कॉपर वायर है ये, जिसको वर्टिकली सस्पेंड किया गया है। ऑन ब्रिंगिंग अ बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट इसके पास लेके आएंगे तो रिंग जो है वो क्या करेगी, तो
लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ पोल जा रहा है, तो जब हम नॉर्थ पोल इस साइड लेके आ रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर भी कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब ये नॉर्थ पोल क्रिएट है तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा करंट, राइट। तो क्या करेंगे, अब ये दोनों सेम पोल है तो ये रिंग जो है वो इससे दूर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि लेंस लॉ में यही होता है कि ईएमएफ इसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है कॉइल के अंदर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज आता है और वो इस तरीके से आएगा कि वो उसको अपोज करने की कोशिश, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो है कॉइल वो क्या करने की कोशिश करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, अपोज करने की कोशिश करेगी जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये रोकने की कोशिश करेगा तो कैसे हो पाएगा ये इसके अंदर, जब इसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। अगर साउथ पोल होगा तो वो तो दोनों को अट्रैक्ट कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमको नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, तो यानी कि ये रिंग जो है वो मैग्नेट से कहाँ जाएगी, दूर भागेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी स्लाइड अ बार मैग्नेट into a coil, the strength of the induced current depends on। तो जब भी हम बार मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेके आते हैं, तो ये कॉइल है और ये क्या है, बार मैग्नेट है। तो जब भी हम बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं तो जो स्ट्रेंथ होगी इंड्यूस्ड करंट की वो किस किस पर डिपेंड करेगी, कि कितने टर्न्स हैं कॉइल के अंदर, ये ट्रू है एकदम, कि किस स्पीड से लेके आ रहे हैं मैग्नेट, यानी कि किस स्पीड से ये मैग्नेट जो है इस कॉइल की तरफ आ रही है, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। स्ट्रेंथ कितनी है बार मैग्नेट की, यानी कि ये जो बार मैग्नेट हमने लिया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो इंड्यूस करंट है वो इन तीनों चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। Next question, the difference in number of magnetic field lines entering and leaving a bar magnet is always। तो difference जो होता है number of magnetic field lines जो enter कर रही होती हैं या leave कर रही होती हैं बार मैग्नेट को, तो वो हमेशा क्या होता है, is always 0, greater than 1, infinity, less than 1। तो अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करें, अगर हम किसी क्लोज सरफेस की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना उस सरफेस के अंदर आ रही है, एंटर कर रही है, तो वो किसके बराबर होती हैं, जितनी फील्ड लाइंस जो हैं वो एग्जिट हो रही होती है, जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही होती हैं। तो दैट इज जो सम रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो हमेशा कैसा रहता है, 0 रहता है। अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करें तो जो नंबर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एंटर कर रही होती है सरफेस में, वो ऑलवेज इक्वल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एग्जिट कर रही होती हैं। दैट इज जो सम होगा फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑलवेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज 0। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एसी इज। तो जो एसी है यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी यूनिट क्या होती है, करंट कोई भी हो, डायरेक्ट हो या ऑल्टरनेटिंग हो, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ वी टच। तो हमको शॉक कब लगेगा, जब हम किसको टच कर लें, लाइव वायर को, न्यूट्रल वायर को, अर्थ वायर को, एनी ऑफ द अबव। तो जब हम लाइव वायर को टच कर लेंगे तो हमको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइव वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the touching of the live wire and neutral wire directly is known as। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच कर जाए एक दूसरे से तो उसको क्या बोला जाता है, पावर रेटिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर जाएंगी डायरेक्टली तो वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिशियंस यूज रबर ग्लव्स while working because rubber is an insulator, rubber is a good conductor, it is easy to work while wearing gloves, none of these. इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो रबर ग्लव्स का यूज करते हैं काम करते वक्त, क्योंकि रबर क्या गुड कंडक्टर है, ये हटा दीजिए पहले ही आंसर। और क्या बहुत इजी वर्क हो जाता है जब वो ग्लव्स को वियर करते हैं, तो ये भी हटा दीजिए। रबर इज एन इंसुलेटर, आंसर क्या हो जाएगा इसका, रबर इज एन इंसुलेटर, क्योंकि रबर जो होता है वो इंसुलेटर होता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियंस जो हमारे घर में काम करने आते हैं, आइदर वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं या फिर हम उनको अपनी स्लीपर्स दे देते हैं कि वो स्लीपर्स पहन के काम कर सके ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू कंडक्टिंग वायर्स एट अ वेरी हाई वोल्टेज बिकॉज जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसको ट्रांसमिट होना होता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू कंडक्टिंग वायर्स एट अ वेरी हाई वोल्टेज बिकॉज पावर लॉसेस आर रिड्यूस टू मिनिमम, पावर लॉस जो हो जाती है वो कम होती है। सिग्नल जो होता है हाई वोल्टेज ट्रैवल वो फास्टर ट्रैवल करता है। हाई वोल्टेज जो होता है वो स्टेप डाउन होता जाता है टू डिजायर्ड लेवल्स इजीली, या फिर नन ऑफ दीज। एक तो पहली बात कि वो ट्रांसमिट क्यों करी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ताकि उसकी एफिशिएंसी जो हो वो इंक्रीज हो जाए। तो जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है वो मिनिमाइज कर देता है अमाउंट ऑफ पावर लॉस, यानी कि पावर लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो इसीलिए पावर लॉस ना हो, इसीलिए हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द पावर लॉसेस आर रिड्यूस्ड टू मिनिमम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स डू नॉट फील इलेक्ट्रिक शॉक वाइल सिटिंग ऑन अ करंट कैरिंग अनइंसुलेटेड वायर्स बिकॉज। तो जो बर्ड्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स क्यों नहीं लगते हैं जबकि वो करंट कैरिंग अनइंसुलेटेड वायर्स पर बैठी होती हैं, क्योंकि करंट does not pass through the body as the claws of birds are non-conducting, क्योंकि जो करंट है वो पास नहीं होता उनकी बॉडी से, क्योंकि क्लॉज जो होते हैं बर्ड्स के वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है बाय द बॉडी ऑफ बर्ड्स वो बहुत ज़्यादा होता है। फैदर जो होते हैं बर्ड्स के वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, इसलिए करंट वहाँ से पास नहीं हो पाता है। या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो क्लॉज के बीच में बर्ड्स के वो बहुत ही कम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लॉज के बीच में, जो बर्ड्स के जो क्लॉज होते हैं, पंजे जो होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन हॉस्पिटल्स। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज बताना है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक एप्लीकेशन है किसका, सोलेनॉइड का। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, कब, जब करंट को पास किया जाता है उससे, बट स्विच्ड ऑफ है तो मैग्नेटिज्म जो होता है उसका वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक लॉन्ग कॉइल होती है कॉपर वायर की, जिसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या कराया जाता है, वाउंड कराया जाता है। लाइक जैसे ये क्या है, एक आयरन नेल है, तो इस आयरन नेल पे क्या कराया जाएगा, कॉपर का वायर इंसुलेट कराया जाएगा इस तरीके से, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पोल आ जाता है, साउथ पोल, और इस साइड कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। तो जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे
तो इसके अंदर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, और जैसे ही हमने करंट को ऑफ कर दिया यानी कि स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिज्म इसका लॉस हो जाता है। अब बात आती है कि इसका हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग एंड पेन इन जॉइंट्स। तो यानी कि पेन और स्वेलिंग जो होती है जॉइंट्स में, उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जो डायलिसिस मशीन है वो भी किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी होती हैं। नेक्स्ट, जो डिजीज़ हो जाती हैं जैसे कि नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर डायबिटीज़ हो जाती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरीज आ जाती हैं, उन डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। फिर जो एमआरआई मशीन्स बनी होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे डिपेंड होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो किस किस फैक्टर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की वजह से वो डिपेंड करती है। तो पहला क्या आता है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट की बात करें तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉपर वायर के उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इज, अगर हम गैप को कम कर दें बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, तो अगर हम गैप को डिक्रीज कर दें बिटवीन द टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर तब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि नेचर ऑफ मीडियम क्या लिया है हमने इनसाइड द कोर ऑफ ए सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर हमने किस टाइप का मीडियम यूज़ किया है। बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो उसके अंदर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग एन आयरन कोर इनटू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो हमें इफेक्ट बताना है कि जब हम आयरन कोर को इंसर्ट कराएंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड में तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी इनसाइड द सोलेनॉइड वो डेंस हो जाएंगी, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। राइट, तो जब हम क्या करेंगे, एक आयरन कोर को इंसर्ट करा देंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी सोलेनॉइड के अंदर वो एक तो डेंस हो जाएंगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil of copper wire is connected to a galvanometer. What would happen if a bar magnet is? तो एक कॉइल है कॉपर वायर की जो किससे कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। तो क्या होगा जब हम बार मैग्नेट को फर्स्ट पार्ट में पुश्ड इनटू द कॉइल विद इट्स नॉर्थ पोल एंटरिंग फर्स्ट, तो यानी कि बार मैग्नेट को हम पुश कराएंगे उस कॉइल के अंदर जहाँ पे नॉर्थ पोल पहले एंटर करेगा। नेक्स्ट में अगर वो रेस्ट पे है इनसाइड द कॉइल तब क्या होगा, एंड अगर हम पुल आउट यानी कि हम उसको बाहर निकाल देंगे फिर से तो क्या होगा। तो जो फर्स्ट केस है यानी कि जब हम उसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होगा उस गैल्वेनोमीटर के अंदर, यानी कि ये जो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मोमेंट्री करंट को इंडिकेट कर रहा है, मोमेंट्री करंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो गया है उस कॉइल के अंदर। और डायरेक्शन जो होगा करंट का, डायरेक्शन जो होगा करंट का कॉइल के अंदर वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो यानी कि अगर मान लो ये क्या है, कॉइल है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बार मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं, ये क्या है कॉइल और ये है मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ, मोशन इस साइड हो रहा है यानी कि नॉर्थ पोल वाली जो बार मैग्नेट की साइड है वो हम कॉइल के अंदर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा।
अब वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर भी कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो जिस वजह से यानी कि ये दूर भागने की कोशिश करेगी, इससे अवे अवे जाने की कोशिश करेगी, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि अगर हमारे कॉइल के अंदर मैग्नेट जो है वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस गैल्वेनोमीटर के अंदर। दैट इज वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा उस कॉइल के अंदर। एंड अगर हम थर्ड की बात करें, अब थर्ड में क्या बोलता है कि वो मूव आउट हो रही है, तो अब इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है अब कॉइल के अंदर वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज पहले क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है एंड ओवरलोडिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई में। तो अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किटिंग की, शॉर्ट सर्किटिंग होता कब है, जब लाइव वायर कांटेक्ट में आ जाता है किसके साथ, न्यूट्रल वायर के साथ, तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, राइट। और इस टाइम पे जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ज़्यादा करता है इस टाइम पे जब शॉर्ट सर्किट होता है। और वहीं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें वो कितना हो जाता है, एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू ज़ीरो। और वहीं अगर हम ओवरलोडिंग की बात करें तो ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ करंट सोर्स के द्वारा वो ज़्यादा सप्लाई हो जाए। ओवरलोडिंग को कब होता है कि जब अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन किया जाए बाय द सोर्स वो एक्सीड कर दे द अमाउंट ऑफ करंट सोर्स कैन सप्लाई, यानी कि सोर्स जितना सप्लाई कर सकता था करंट उससे भी ज़्यादा करंट को क्या कर दे, सप्लाई कर दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। और जब ओवरफ्लो होगा तो करंट उस केस में लोअर होगा देन एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किटिंग। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अज्यूम किया जाएगा कि बहुत ही लो होता है बट नॉट ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग हुआ कब, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज, और इस टाइम पे जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। वहीं अगर हम ओवरलोडिंग की बात करें तो ओवरलोडिंग होता कब है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करना चाहिए था उससे ज़्यादा सप्लाई हो जाए तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। और जब ओवरफ्लो होगा करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा उस समय पे, देन एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किटिंग और पोटेंशियल डिफरेंस को अज्यूम किया जाएगा बहुत लो बट नॉट ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वायर इज द ऑन ऑफ स्विच कनेक्टेड। तो किस वायर में ऑन ऑफ स्विच जो होता है कनेक्ट होता है। तो जो ऑन ऑफ स्विच होता है कनेक्ट वो किसके साथ कनेक्ट होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। और इस ऑन ऑफ स्विच का बेसिक पर्पस क्या होता है कि सर्किट को या तो वो ब्रेक करे या फिर कनेक्ट करे, तो स्विच का काम यही होता है। तो बेसिक काम क्या हुआ, या तो इलेक्ट्रिक सर्किट को वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा या फिर ब्रेक कर देगा। और किसके साथ कनेक्ट होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज, ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज अ फ्यूज वर्क। इलेक्ट्रिसिटी के किस इफेक्ट पे फ्यूज जो होता है वर्क करता है। तो फ्यूज जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे क्या करता है, वर्क करता है। जब करंट मूव करे देन द रेटेड अमाउंट, जो उसका रेटेड अमाउंट है उससे भी ज़्यादा वो क्या कर दे, मूव कर दे। अब वो किससे पास करेगा, फिर वो उस फ्यूज से पास करेगा। तो वो फ्यूज उस केस में क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज
जो फ्यूज़ है वो किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जब करंट मूव करता है देन द रेटेड अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ करंट जाना चाहिए था उससे ज़्यादा में जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, वो फ्यूज़ से पास करेगा और फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, जिस वजह से सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट वहाँ पे फिर फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूजेस। तो फ्यूज़ वायर जो होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं? तो जो फ्यूज़ वायर होते हैं वो किससे बने होते हैं, एलॉय के। अब एलॉय किसका होता है, लेड का एंड टिन का, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, राइट। तो फ्यूज़ किससे बना होता है, एलॉय होता है ये लेड का एंड टिन का, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी दैट इज रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एंड आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।